हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की पाठशाला में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों का आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रभाव क्या क्या पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज पे इन नीतियों ने किस प्रकार अपना प्रभाव डाला, इसका हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्थिक प्रभाव पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे आर्थिक प्रभाव पड़े जिसने पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो सर्वप्रथम परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे वह जो भी माल था अपने यहाँ का, क्योंकि वहाँ पे उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, अपने यहाँ के जो सस्ते माल था उनका, वो भारतीय अर्थव्यवस्था में पूरी तरह डंप कर चुके थे। इसके साथ ही हमारे यहाँ जो पूर्व के जो भी विदेशी आए, जैसे मुग़ल आए या शक आए, हूण आए, वो यहीं के होके रह गए। परंतु जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने यहाँ आकर अपना सिर्फ और सिर्फ व्यापार फैलाया और अपना साम्राज्य फैलाया। उन्हें यहाँ के कल्चर में, यहाँ के व्यवस्था में घुलने मिलने के लिए वो कभी भी प्रयासरत नहीं रहे और ना ही वो घुल मिल पाए। तो वो हमेशा से विदेशी बने रहे और विदेशी बनने के साथ साथ जो भी यहाँ के संसाधन थे उसको नजराने के रूप में और अपने वेतन के रूप में लेते रहे और उससे ब्रिटेन को भेजते रहे। तो भारतीय पैसे से ब्रिटेन को पूरी तरह से लाभ होता रहा। इसके संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी ने ब्रेन ड्रेन का सिद्धांत भी दिया है, जिसका हम कभी उल्लेख करेंगे। तो इस परंपरागत अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से विघटन हो गया ब्रिटिश नीतियों के अनुसार। ब्रिटिश नीतियों के कारण जो भी अर्थव्यवस्था थी उसका इन्होंने विघटन किया, अपने यहाँ की सस्ती वस्तुएं लाकर। इसमें सबसे ज़्यादा रोल निभाया कि जो रेलवे का विकास था, रेलवे ने पूरे भारतवर्ष में एक जाल सा बिछा दिया अंग्रेजों ने कि वहाँ की वस्तुएं लाकर कैसे यहाँ के गांव-गांव तक पहुँचाया जा सके। तो जब हमारे यहाँ की वस्तुएं ब्रिटेन में जाती थीं तो वहाँ पे उसके अच्छे मूल्य मिलते थे। उसका हम आगे देखेंगे कि इन्होंने और कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई। लेकिन वहाँ की वस्तुएं लाकर, चूँकि भारत में दरिद्रता बढ़ रही थी, गरीबी बढ़ रही थी इनकी नीतियों के कारण, तो इनकी सस्ती वस्तुओं को लेना भारतीयों के लिए एक किसी तरह से कंपल्सन हो गया था, मजबूरी हो गई थी। दूसरा कारण हम देखेंगे दस्तकारों और शिल्पकारों की बर्बादी। जो भारतीय दस्तकार थे या शिल्पकार थे, उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं यहीं पे, चूँकि यहाँ बार्टर सिस्टम भी था और लोग ग्रामीण व्यवस्था में पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए थे और ग्रामीण रूप में संपन्न थे। लेकिन इस समय बड़े पैमाने पे वस्तुओं की प्रतिद्वंदिता हो गई। और प्रतिद्वंदिता किससे हुई? इन भारतीय वस्तुओं और ब्रिटेन की वस्तुओं में भारी प्रतिद्वंद्विता हो गई, यानी कि कंपटीशन हो गया। इस कंपटीशन में पूरी तरह से ह्रास हुआ, पूरी तरह से लॉस हुआ भारतीय शिल्पकारों और दस्तकारों को, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका रेलवे की थी, क्योंकि रेलवे के जाल ने सभी जगह, सभी ग्राम स्तर पे या नगर स्तर पे अपना एक वर्चस्व बना लिया था। और उस वर्चस्व के कारण हमारी वस्तुओं के बदले जो सस्ती वस्तुएं मिल रही थी, उन वस्तुओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बांटने लगे थे। इस रूप में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हुए विचारक, जिन्होंने कहा कि अलग अलग रहने वाली स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीण कर दिया। ये D.H. बुकानन की उक्ति है। कभी कभी पीटी में पूछ देता है या मेंस लिखने में भी हमें इस प्रकार की उक्तियों का जब हम उल्लेख करते हैं तो वहाँ पे उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है।
तो इस तरह से भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, मिट्टी के जो बर्तन करते थे, मिट्टी के बर्तन, साथ ही यहाँ कांसे का भी बहुत अच्छा प्रयोग होता था, कांसे की वस्तुएं, कागज की वस्तुएं, इस प्रकार की अनेक वस्तुओं पे जो उन लोगों ने एक छत्र राज अपना स्थापित करने लगे। एक छत्र राज ब्रिटिश वस्तुओं से कंपटीशन में पिछड़ गई भारतीय अर्थव्यवस्था की। ये सेक्टर, इस तरह के सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछड़ गए। तो इन जो कंपटीशन का प्रभाव पड़ा कि धीरे धीरे ये दस्तकार जो थे, ये शिल्पकार और दस्तकार थे, ये धीरे धीरे गरीब से गरीब होते चले गए। और इसका मेन कारण यही रेलवे का विकास और ब्रिटिश नीतियां थी। अन्य कारक में हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अथवा ब्रिटेन के द्वारा इन दस्तकारों के लिए बहुत ही क्रूर नीतियां अपनाई गईं। इनकी रोजी रोजगार को समाप्त करने के साथ इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रह गई, कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। साथ ही इन लोगों ने जो ब्रिटिश नीति थी, इसमें भारतीय वस्तुओं के आयात पर अत्यंत ही ज़्यादा शुल्क लगाना शुरू कर दिया या कुछ वस्तुओं को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। तो जिन भारतीय वस्तुओं का बहुत ज़्यादा डिमांड था ब्रिटेन में, अब वो वस्तुएं वहाँ पे बिक ही नहीं सकती थी, जा ही नहीं सकती थी। तो इस प्रकार इन दस्तकारों, शिल्पकारों के पास किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से कृषि करने हेतु बाध्य हो गए। इस प्रकार कृषि करने हेतु जो बाध्यता हुई, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो औद्योगिक पक्ष था, औद्योगिकरण का पक्ष था, इसमें कमी आई और अर्थव्यवस्था कृषि की प्रधानता की ओर अग्रसर हो गई। ऐसा माना जाता है कि 1901 से 41 के बीच 1901 से 1941 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 63.7% से 70% कृषि जनसंख्या हो गई। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो 1901 में 63% लोग कृषि पर आधारित थे, कृषि संबंधी अपनी जीविका अपना रहे थे, वह अब 70% हो गई। यानी कि जो उद्योग या ये हमारे शिल्पकार वगैरह बेरोजगार हुए, उन्होंने बाध्य होकर कृषि को अपनाया। तो भी किसानों की स्थिति भी दरिद्रता की ओर ही अग्रसर थी। वो किस प्रकार, हम देखें, जो किसान थे, पूर्व में जो व्यवस्था थी भारतीय जो ग्रामीण व्यवस्था थी, उसमें अगर कोई भी किसी से कर्ज लेता था तो उसके बदले उसके घर का कुछ सामान ले लिया, या फिर जो घर के सामानों की नीलामी हो गई, घर नीलाम हो गया, लेकिन कभी भी ज़मीन की नीलामी नहीं होती थी। लेकिन अब जो व्यवस्था आ गई थी, अभी की व्यवस्था में जो ज़मींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था या रैयतवारी व्यवस्था थी, इसमें लगान और साथ साथ राजस्व, भू राजस्व का जो भी रोल था, उसने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसा माना जाता है कि रैयतवारी अथवा जमींदारी प्रथा में
लगान अथवा भू राजस्व 1/3 अथवा 1/2 थे। जमींदारों और सरकार को इतना लगान देने के बाद किसी भी किसान के पास वह उतना अनाज नहीं बचता था जितना कि वो पूरे वर्ष अपना जीविकोपार्जन कर सके। इसके साथ यह माना जाता है कि भू राजस्व प्रति वर्ष बढ़ता जाता था। इस बढ़ते हुए लगान से भी किसान बुरी तरह से त्रस्त थे। ऐसा यह एक आंकड़ा है कि 1857-58 में जिस भू राजस्व से 15.3 करोड़ रुपए की आमदनी थी, वह 1936-37 में लगभग 35.8 करोड़ रुपए हो गई। तो लगान में जो प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही थी वह दे तो रहे थे यह किसान ही, और उससे यद्यपि सरकार को तो बहुत फायदा हो रहा था, बट इन लोगों की एक विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी की तरफ रुझान बढ़ रहा था, जिसमें कोई किसान गरीब है तो वह गरीब ही होता था, क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती थी। प्रति व्यक्ति आय कम है तो उनका जो जीवन स्तर था वह निम्न हो जाता था। अब जीवन स्तर निम्न होने के कारण उनके योग्यता में कमी हो जाती थी, फलस्वरूप उनका उत्पादन भी कम होता था, और यह पॉवर्टी का चक्र बनता ही चला गया, जिससे किसी भी किसान को निकलने में बहुत ही निकलना मुमकिन ही नहीं था। तो ये जमींदार और किसानों के बीच एक चक्र जो चला उसने पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो इस प्रकार इस व्यवस्था में जो किसान अपनी ज़मीन पे खेती करते थे उनकी ज़मीन को भी हड़पने का एक नीति बन गया, क्योंकि अब की नीति में यदि किसान अपना लगान समय पे नहीं चुका पाते थे तो उनके लगान की वसूली के लिए उनके ज़मीन की नीलामी भी होती थी। इस परिस्थिति में किसान अपनी ज़मीन की नीलामी की अपेक्षा एक नई पॉलिसी अपनाने लगे कि कहीं उनकी ज़मीन बच जाए। वो महाजन या सूदखोर, जो भी महाजन या साहूकार, इनसे कर्ज लेने लगे और लगान को चुकाने लगे। तो इन महाजनों और साहूकारों का उदय, यह भी ब्रिटिश नीति का एक पहलू है कि नए वर्ग का उदय हुआ जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने स्वार्थ की पूर्ति की। ऐसा माना जाता है कि जो किसान लगान नहीं दे पाते थे इनसे कर्ज लिए, और कर्ज लेने के पश्चात अब यदि इनका कर्ज भी नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी ज़मीन किसी तरह से नीलाम कर दी जाती थी। तो पूर्व की व्यवस्था में ऐसा नहीं था। जैसा हमने डिस्कस किया, पूर्व की व्यवस्था में किसान के पास अपनी ज़मीन होती थी, उस ज़मीन पे वह खेती कर सकता था, अपना जीविकोपार्जन कर सकता था। नई व्यवस्था में अब किसान चूँकि अपनी ज़मीन से हाथ धो देता था, अपनी ज़मीन खो देता था, तो अब यह पुनः मजदूर बनने के लिए बाध्य हो जाते थे। इस प्रकार हम देखेंगे कि इस व्यवस्था में अब कृषि का वाणिज्यीकरण भी होने लगा, और कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण भी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे किसान बहुत ही प्रभावित हुए, जिससे उनके अपनी ज़मीन खोते रहे। साथ ही कृषि में ठहराव आ गया और उसकी अवनति हुई। कृषि में ठहराव और उसका जो पतन की ओर अग्रसर रहा। यह क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ था। जनसंख्या का बोझ अत्यधिक था।
आधुनिक सुविधाओं का अभाव था। उन्नत तकनीक का अभाव था। उन्नत तरीकों का अभाव था। और यह भी अगर हम इसमें देखें जो उन्नत तकनीक को, इसमें अभी भी किसान हल से खेती किया करते थे, बीज भी उनको पारंपरिक बीज थी, इनके पास उर्वरक भी पारंपरिक ही था। साथ ही इनके जो काटने और भंडारण करने का जो तरीका था वह भी पुराना ही था। तो इस कारण कृषि पर अत्यधिक बोझ बढ़ता गया और उसके टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार नहीं होने के कारण कृषि में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई। यह भी है कि 1934 के आसपास, 1934 से 39 के बीच में देखें, 1934 से 1939 के तक की स्थिति में पूरे भारत वर्ष में मात्र 6 कृषि कॉलेज थे। 6 कृषि कॉलेज थे। इन कृषि कॉलेज में मात्र 1306 विद्यार्थी पढ़ते थे। इस प्रकार जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, भारतीय किसान थे, उनके जो डेवलपमेंट की ओर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं गया। उस समय रेलवे के डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान था सरकार का, डाक व्यवस्था के डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान था, लेकिन कहीं से भी कृषि की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था, जिस कारण यहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे गरीबी की ओर अग्रसर हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि कृषि का पतन और ठहराव से भी अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रभावित हुई। अब हम देखें कि भारत में तत्कालीन समय में कुछ प्रकृति ने भी ऐसी विडंबनाएं की जिससे कि यहाँ पे गरीबी बढ़ती गई। दरिद्रता और अकाल, यहाँ अकाल की स्थिति 1860-61 से लेके 1860-61 में यूपी में अकाल पड़ा, 1865-66 में उड़ीसा, बंगाल इत्यादि में अकाल पड़ा। 1867 से 70 के बीच में, 1898 में, 1900 तक इतने अकाल पड़े कि विलियम डिग्बी ने कहा, 2,88,25,000 लोग इस अवधि में भारत में काल के गाल में सिर्फ अकाल के कारण चले गए। तो यह एक ऐसी परिस्थिति थी भारत में जिसने कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं कोलिन क्लार्क। कोलिन क्लार्क ने बताया कि तत्कालीन समय में विश्व में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत और चीन की थी। एक औसत भारतीय की आय किसी यूरोपियन से 5 गुना कम थी। यानी कि एक औसत यूरोपीय की आय जो थी, यूरोप में रहने वाले किसी व्यक्ति की आय एक भारतीय की आय से 5 गुना अधिक। अब हम देखेंगे कि 1858 के बाद कौन कौन से धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए। उसमें धार्मिक सुधार से हमारे समाज पे
क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि यह एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाने से हमारे पूरे प्रशासनिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन, इनके एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाने के फलस्वरूप इससे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को हम लिखने में समर्थ हो जाएंगे। क्योंकि पिछले 3-4 साल से प्रश्न पूछने के पैटर्न में बहुत ही परिवर्तन आया है, तो हमें उसी को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ने और लिखने के कॉन्सेप्ट को भी परिवर्तित करना होगा। तो जब ऑलरेडी ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई थी, लेकिन ब्रह्म समाज के आगे 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया केशव चंद्र सेन ने। जब हम ब्रह्म समाज की विशेषताओं को देखें तो सर्वप्रथम एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध, फिर आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की ओर लोगों को यहाँ आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की ओर लोगों को प्रेरित करना और साथ ही बिना किसी पुरोहित के पूजा पाठ करना। क्योंकि तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वह कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे बहुत सारी रूढ़ियों से ग्रस्त थी। ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ ही ऑलरेडी 1829 ईस्वी में सती प्रथा के लिए कानून बन चुका था, लेकिन अभी भी समाज में कई सारी कुरीतियाँ, कई सारी रूढ़िवादिताएं उपलब्ध थी। साथ ही साथ इन लोगों ने जो केशव चंद्र सेन जी ने अपनाया कि ब्रह्म समाज को बढ़ाया जाए, इसे महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख जी द्वारा बहुत ही बढ़ावा दिया गया, बहुत प्रचार प्रसार किया गया। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी इनकी संज्ञा दी जाती है। संभवतः यह माना जाता है कि पश्चिमी भारत के पहले समाज सुधारक थे। इसी क्रम में ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना समाज की भी स्थापना हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और प्रार्थना समाज के साथ साथ रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा भी धर्म के नाम पर कई धार्मिक सुधार किए गए। 1898 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए 2 महान धर्मों, हिंदुत्व और इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है हमारे लिए। यानी कि परिस्थितियां ऐसी थीं जब 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों की एकता को देख के सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की भावना से कई नीतियों को अपनाया गया अंग्रेजों के द्वारा। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी के बहुत ही प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद जी द्वारा यह कहा गया कि हिंदुत्व यानी कि जो सनातन धर्मी हैं और जो मोहम्मडन हैं उस समय के मुसलमान, ये दोनों ऐसी आशाएं हैं जो कि पुनः हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस ला सकते थे। 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि समाज में जो भी मानवतावादी कार्य है या राह से संबंधित कार्य है उसको किया जाए। इसके साथ साथ हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम को यहाँ लेना चाहेंगे, इसमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वह है स्वामी दयानंद सरस्वती का।
इन्होंने तत्कालीन समय में आर्य समाज की स्थापना की और यह माना जाता है कि उत्तरी भारत में समाज सुधार का बीड़ा उठाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने और 1875 इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था जातिवाद का या जाति प्रथा का विरोध, स्त्रियों के बीच शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा का प्रचार प्रसार, साथ ही धर्म से संबंधित रूढ़ियों को तोड़ना, सामाजिक रूप में समानता। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कई ऐसे सिद्धांत दिए जिसको प्राप्त करके व्यक्ति को अपने जो सम्मान है उसमें वृद्धि के लिए, आत्मसम्मान में वृद्धि के लिए लोगों में भावना बलवती होती गई, क्योंकि तत्कालीन समय तक ब्रिटिशर्स द्वारा बारंबार यह प्रयास किया जा रहा था, यह बताने का प्रयास किया जा रहा था कि वो श्रेष्ठ हैं और उनकी श्रेष्ठता के कारण उनको यह अधिकार है कि वो हमारे यहाँ राज कर सकते हैं और हमारे पर अत्याचार कर सकते हैं। बट दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हम वेद भी अपनाएंगे, हमारे वेदों में जो गलतियाँ हैं हम उसको सुधारेंगे। इसके लिए उनके द्वारा कई बार ब्रह्म समाज के अनुयायियों के साथ, प्रार्थना समाज के अनुयायियों के साथ, बार बार और अपने अनुयायियों के साथ जो भी आर्य समाज वाले थे उनके साथ साथ इतवारी सभाएं ये लोग करते थे और इसमें ये पश्चिमी विद्वानों का अध्ययन भी करते थे। जब इन लोगों ने साथ में डिस्कशन किया, पश्चिमी विद्वानों के साथ डिस्कशन किया, पश्चिमी विद्वानों की थॉट्स को डिस्कशन किया तो और साथ साथ अपने वेदों को डिस्कशन किया, तो उसमें इन्हें प्राप्त हुआ कि कहीं ना कहीं हमें यह बरगलाया गया है कि हम योग्य नहीं हैं, हमें अपनी योग्यता को सिद्ध करना पड़ रहा था और इसका कार्य बखूबी आर्य समाज ने किया। इस प्रकार आर्य समाज के साथ साथ तत्कालीन भारतीय समाज में और भी कई संस्थाओं ने, धार्मिक संस्थाओं ने स्थापना हुई, उनकी स्थापना हुई। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान थी थियोसोफिकल सोसाइटी। यद्यपि इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा किया गया था, लेकिन ये लोग 1896 ईस्वी में भारत में आ गए और यहाँ उन्होंने प्रचार प्रसार किया थियोसोफिकल सोसाइटी। 1896 में जब ये भारत आए तो इन्होंने कई इसके प्रचार प्रसार किए और जब 1800 इसके पहले ही 1800 इसके पश्चात जब कर्नल ऑलकॉट तथा एच.पी. ब्लावत्स्की मैडम, इन लोगों से जब श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई तो उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और उसे बहुत ही प्रचार प्रसार किया। इसके साथ साथ इसमें पारसी, बौद्ध इत्यादि धर्मावलंबियों को भी इन लोगों ने जोड़ा और इस सोसाइटी का, इस संस्थान का सबसे प्रमुख बात यह था कि इसे वह लोग चला रहे थे जो ब्रिटेन से आए हुए थे और वो भारतीय परंपराओं की महिमा मंडन कर रहे थे, भारतीय दार्शनिक परंपरा का गुणगान कर रहे थे।
श्रीमती बेसेंट का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे इन्होंने बनारस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, बनारस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में माननीय मदन मोहन मालवीय जी द्वारा परिवर्तित किया गया। तो इस प्रकार इन सोसाइटीज़, इस प्रकार के धार्मिक, हर धर्म के लोगों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुधार, पाश्चात्य देशों से संपर्क, उनके थॉट्स को पढ़ना, और ख़ासकर जब ब्रिटेन के लोग ही या बाहर के लोग ही, अमेरिका के लोग ही आके भारतीय परंपराओं का महिमा मंडन करने लगे, तो भारतीयों में आत्मसम्मान का कहीं ना कहीं विकास हुआ। इससे हमारा मोहम्मडन वर्ग भी अछूता नहीं रहा, और इसमें प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है सैयद अहमद, सर सैयद अहमद द्वारा। ये सर सैयद अहमद खान जो थे, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में इन्होंने धर्म को विज्ञान से जोड़ने का काम किया, और वैज्ञानिक तरीके से सोचते हुए धर्म में जो कुरीतियां थीं, अगर किसी समय धर्म में कुरीतियां थीं, तो उसको दूर करते हुए उन्होंने कहा कि बिना धर्म की कुरीतियों को दूर किए हुए हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा भी समाज में जो धर्म में विकृति थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। इस स्तर पे एक और बात बताना चाहूँगी कि एक अलीगढ़ मुस्लिम समूह था, अलीगढ़ मुस्लिम समूह था, जिसमें प्रमुख रूप से चिराग अली थे। इसके बाद उर्दू शायर हुसैन हाली, नज़ीर अहमद तथा साथ ही शिबानी नुमानी। यह लोग सर सैयद अहमद खान के साथ मिलके विभिन्न धार्मिक सभाएं किया करते थे, और इस प्रकार से ये समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थीं, धर्म से संबंधित कुरीतियाँ व्याप्त थीं, उसको दूर करने का प्रयास किया करते थे। इसके साथ साथ पारसियों के द्वारा भी बम्बई में मज्यादन सभा की स्थापना की गई थी, और 1851 ईस्वी में ही उसकी यद्यपि स्थापना की गई थी, जिसमें नौरोजी फरदुंजी, दादा भाई नौरोजी और बंगाली जैसे और लोग भी सम्मिलित थे। सिखों के द्वारा भी अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की गई, और उनके द्वारा गुरुद्वारों के प्रबंध कमेटी में गुरुद्वारों में कई प्रकार के सुधार किए गए। यहाँ हम देखेंगे कि इस धर्म सुधार आंदोलन या धर्म सुधार के विभिन्न प्रयासों में कुछ कमियां भी थीं, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम देखें कि इसमें जो भी लोग सम्मिलित हुए वह ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जा पाए, वो सीमित नगरीय क्षेत्र में ही रहे, और उस समय में अगर हम देखें तो नगरीय जनसंख्या मुश्किल से 10 से 20% के बीच थी। तो यह आंदोलन जो है वो सिमट के एक सीमित वर्ग के पास रह गया। दूसरे, अतीत की महानता का गुणगान करने के चक्कर में आपस में ही हिंदू, मुस्लिम, पारसी और बौद्ध, इन लोगों को आपस में ही अपना जो महिमा मंडन और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की एक पक्ष लोगों में दूसरे को नीचा दिखाना और खुद को उच्च दिखाने की भावना प्रबल होती गई, और धार्मिक और दार्शनिक पक्षों पर ही ध्यान रहा। इसमें कला, स्थापत्य, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि पे ध्यान नहीं रहा, जो कि
समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी था। अब हम देखेंगे कि सामाजिक स्थिति क्या थी। तत्कालीन समय में सामाजिक स्थिति को में मुख्य रूप से दो स्थितियां थीं, दो समस्याएं थीं, दो सामाजिक समस्याएं थीं प्रमुख रूप से। सर्वप्रथम स्त्रियों की दशा और दूसरा जातिवाद। इससे हमारा समाज पूरी तरह से ग्रस्त था। रोको। तो इन स्थितियों में समाज का एक पक्ष जो था वह पूरी तरह से नगण्यता और उपेक्षा का शिकार था, क्योंकि तत्कालीन समय में स्त्रियां स्कूल भी नहीं जा पाती थी। यद्यपि मध्यकालीन भारत में या फिर आधुनिक भारत में हम देखते हैं रजिया सुल्तान हैं, चांद बीबी हैं या अहिल्याबाई होलकर हैं, इस प्रकार की महिलाएं हुई, लेकिन यह गिनी चुनी थी और इनकी स्थिति अलग थी। लेकिन जन सामान्य में कहीं से भी स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं मानी जाती थी। तो स्त्री मुक्ति आंदोलन इस समय में स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की मुक्ति के लिए प्रयास हुए। इस प्रयास में क्या क्या चीज़ें हुई भाई? तो सबसे पहले स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह को रोकना, स्त्रियों को पर्दे से हटाना, पर्दा प्रथा की समाप्ति, साथ ही साथ एक पत्नी प्रथा और मध्य वर्गीय जो स्त्रियां थीं उन्हें व्यवसाय अथवा कोई नौकरी करने का अधिकार था। ये चीज़ें उस समय में सुधारवादियों द्वारा, विभिन्न सुधारवादियों द्वारा और विभिन्न प्रकार के जो हमारी समितियां थीं उनके द्वारा अपनाई गई। इसके आधार पे हम देखेंगे कि 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1956 ईस्वी में हिंदू उत्तराधिकार कानून बना और 1953 ईस्वी में 1955 ईस्वी में बना था हमारा विधवा पुनर्विवाह कानून। तो इन मुक्ति आंदोलनों के द्वारा जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा चलाए गए, इससे कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता के पश्चात और स्वतंत्रता के समय तक कई बार इसमें कई संशोधन हुए, कई इसमें सामाजिक और सुधारात्मक कार्य भी किए गए। यह भी देखा गया कि 1918, 1920, 1942 के आंदोलनों में, 18 में तो नहीं कहेंगे, 1919, 17, 18 जो कई आंदोलन हुए, उस आंदोलन में भी स्त्रियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उनमें भी जागृति आने लगी थी और उनको लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। इसके साथ हमारा जब संविधान बना 1947 ईस्वी में, जो संविधान बना, उस संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में स्त्री पुरुष समानता की भी बात की गई है और यह प्रावधान किया गया है कि भारत के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हैं। अब हम देखें कि जाति प्रथा के विरुद्ध कौन कौन से संघर्ष हुए, क्योंकि यह तो
मेन समस्या थी और यह लक्ष्य भी था हमारा कि स्त्रियों की दयनीय दशा को सुधारने के साथ साथ जाति प्रथा को सुधारने के लिए और क्या क्या किया जा सकता था। यद्यपि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, इन लोगों के द्वारा हर स्तर पे जब प्रचार प्रसार किया जाता था तो विभिन्न जातियों में जो छुआछूत था उसको दूर करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन इसमें प्रमुख रूप से अगर हम नाम लें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, ये नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। और श्री नारायण गुरु, अगर दक्षिण भारत में श्री नारायण गुरु का भी नाम बहुत ही स्पष्टता से और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में लिया जाता है। इन लोगों के द्वारा जो भी आंदोलन किए गए, जिस प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया, उसमें प्रमुख रूप से जातिवाद को, जाति प्रथा को दूर करने की मुहिम चलाई गई थी। यहाँ हम देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि खुद ही जाति व्यवस्था से बहुत बुरी तरह से ग्रसित थे, तो उन्होंने जब संविधान का निर्माण हुआ तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत करने के प्रावधान को काफ़ी मंजूरी दी। इसके साथ साथ महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सभा की भी स्थापना की गई थी और उनके द्वारा मुख्य रूप से जो हरिजन थे उन्हें हरि के जन कह के, और जो दक्षिण भारत के लोग थे उन लोगों के द्वारा भी विभिन्न समयों पे जिन लोगों को अछूत कह के या समाज में जो एक निकृष्ट व्यवस्था की स्थापना की गई थी, पूर्व से आ रही थी, उसको दूर करने के लिए विभिन्न आंदोलन चलाए गए और पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम सी चलाई गई। बाद में संवैधानिक सुधार या संविधान में अनुच्छेद का पालन किया गया, लेकिन इस व्यवस्था में भी हम देखें कि स्त्रियों की इस दशा में काफ़ी सुधार हुआ। स्त्रियों ने भाग लिया, स्त्रियों ने कई क्रांतियों में भाग लिया, स्त्रियों ने स्कूल जाना शुरू किया। स्त्रियों के द्वारा आज के समय में हमारी स्त्रियां पायलट चला रही हैं, रेल चला रही हैं, सेना में जा रही हैं और जाति व्यवस्था पे भी कहीं ना कहीं तत्कालीन समय से लेके आज तक में बहुत ही सुधार हो गया है, लेकिन फिर भी अभी हमें इसमें और सुधार की आवश्यकता है। अब हम लोग इसे बाइंड अप करते हुए यह प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में पिछले वर्ष के पूछे गए क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कस कर लें। यह एक आयाम था जो आप लोगों के लिए हमने लाने का प्रयास किया, क्योंकि कई क्वेश्चंस अब ऐसे आ रहे हैं जो संपूर्ण भारत को ध्यान में रख के किए गए। तो इस व्यवस्था में, इस प्रश्न में, जो पिछला हमारा वीडियो है और इस वीडियो को अगर हम एक साथ देखें तो पूरे 1857 और उसके बाद की व्यवस्थाएं, पूरा हमारी स्वतंत्रता के बाद तक की व्यवस्थाओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और यह आपके लिए लाभकारी हो। थैंक यू।